हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि ग्रामर का क्या रोल है हमारे आइडियाज़ को बोल कर या फिर लिख कर बताने में। तो जो मेन बात है आज के टॉपिक की वो ये है कि ग्रामर का क्या रोल है लैंग्वेज के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर पूरा कॉमन इंग्लिश का सिलेबस आपको कवर करा रहे हैं। इसी से रिलेटेड और वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। रोल ऑफ ग्रामर। रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज। सबसे पहले है हमारे पास डेफिनेशंस ऑफ ग्रामर। तो अब हम सबसे पहले समझेंगे ग्रामर है क्या। तो ग्रामर है सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रामर क्या है। तो वो है सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। एक सिस्टम में लैंग्वेज को लिखना ही ग्रामर कहलाएगा। विद द हेल्प ऑफ ग्रामर वर्ड्स आर यूज्ड, क्लासिफाइड एंड स्ट्रक्चर्ड टुगेदर टू फॉर्म कोहेरेंट स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन। तो वर्ड्स को यूज किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है और उनको एक स्ट्रक्चर में हमें लिखना जाता है। इंग्लिश का स्ट्रक्चर जैसे हमें पता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम सब ने पढ़ा है। ये हमारे इंग्लिश ग्रामर का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सॉरी, इस पे सही से मैं लिख नहीं पा रही हूँ, लेकिन हम उसे एक स्ट्रक्चर में वर्ड्स को यूज करके उनकी क्लासीफाई करके और एक स्ट्रक्चर में जब हम लिखते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रामर कहेंगे। तो ग्रामर का यूज करते हैं हम हमारे वर्ड्स को एक स्ट्रक्चर में लिखने के लिए और फिर हम उसे यूज करते हैं हमारे कम्युनिकेशन के लिए। इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर ऑर्डर और सीक्वेंस टू सेंटेंसेस फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। तो ये हमें एक प्रॉपर ऑर्डर और सीक्वेंस बताता है सेंटेंसेस का, ताकि हम अच्छे से हमारी जो बात है उसका मतलब समझा सके सामने वाले को और अच्छे ढंग से कम्युनिकेशन कर सके। तो मोटा मोटा क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि ग्रामर जो है वो हमारे वर्ड्स को स्ट्रक्चर में लिखना है। वर्ड्स को क्लासिफाई करेंगे, स्ट्रक्चर में लिखेंगे, एक ऑर्डर या सीक्वेंस में वर्ड्स को यूज करेंगे ताकि सामने वाला इंसान हमारी बात को इजीली समझ सके। उसके बाद में आ जाती है डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड लोएटल, ग्रामर प्रेजेंट्स द फैक्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज अरेंज्ड अंडर सर्टेन कैटेगरीज एंड डील्स ओनली विद द हेल्प ऑफ only with the what can be brought under general laws and stated in the form of general rules। तो बात को लॉज में, जो लॉज हैं ग्रामर के, उनके जरिए या फिर जनरल रूल्स में लिखना, अरेंज करके उसे ही हम क्या कहेंगे, ग्रामर कहेंगे। ये बात किसने कही, थॉमसन और लोएटल ने। In the context of English grammar, I.A. Gordon said, if language is a vehicle of our thoughts and feelings, then grammar is the machine by which that vehicle is moving। तो आई.ए. गॉर्डन ने क्या कहा कि अगर लैंग्वेज जो है वो एक वाहन है हमारे थॉट्स का और हमारे फीलिंग्स का, तो जो ग्रामर है वो एक मशीन है जिसके थ्रू वो व्हीकल चल रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल फियर ग्रामर एंड थिंक इट इज़ द मोस्ट बोरिंग पार्ट ऑफ लर्निंग इन अ न्यू लैंग्वेज। तो बहुत सारे लोगों को ग्रामर बहुत बुरा लगता है, उनको डर लगता है ग्रामर से और वो बोरिंग भी समझते हैं ग्रामर को। हाउएवर वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट एज इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। तो हमें ग्रामर चाहे बिल्कुल भी पसंद ना हो, बट हम ग्रामर से दूर नहीं भाग सकते क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी नई लैंग्वेज को सीखने का। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। तो हम जब स्कूल्स में जाकर बच्चों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे तो क्या क्या एम्स रहेंगे इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाने के और क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनके बारे में देखते हैं। हमारा उद्देश्य क्या होगा, टू डेवलप इन स्टूडेंट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो अगर हम बच्चों को ग्रामर पढ़ा रहे हैं ना, तो हमारा मेन एम ये रहेगा कि बच्चे समझें स्ट्रक्चर को, जो इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है, जिस फॉर्म में हम हमारी भाषा को बता सकते हैं उस फॉर्म को हमें समझना पड़ेगा, उसके रूल्स को हमें समझना पड़ेगा। टू अनेबल लर्नर्स टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज लॉजिकली एंड करेक्टली इन स्पीच एंड राइटिंग, ताकि जो लर्नर्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, वो अपने आइडियाज़ को अच्छे से हमें बता पाएँ, एक्सप्रेस कर पाएँ और जो वो लिखेंगे या फिर हमसे बात करेंगे वो बिल्कुल करेक्टली अपनी बात को बोलें, उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल भी गलत ना हो। तो ये हमारा एम होगा कि बच्चे उस भाषा के स्ट्रक्चर को समझें। टू टीच ग्रामर एज अ रूल गवर्नड बिहेवियर नॉट एज मेयर रोट लर्निंग। तो अब
वो जब ग्रामर को पढ़ें या फिर जब हम बच्चों को ग्रामर पढ़ाएं तो हम उसे एज अ रूल पढ़ाएं, ना कि एज अ रट्टा मारने वाली चीज़ पढ़ाएं। रोट लर्निंग मतलब रट्टा, कि बच्चे रट्टा ना मारे, वो उन्हें समझे कि अलग अलग रूल्स हैं, उन रूल्स का क्या मतलब है, किस किस वे में हम उन रूल्स को यूज़ कर सकते हैं, तो वो उसे समझे, ना कि उसको रट्टा लगाने का माध्यम समझे सिर्फ। उसके बाद में आता है टू डेवलप द मेंटल एबिलिटीज ऑफ रीजनिंग एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो बच्चे अच्छे से रीजनिंग कर सके, अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग रूल्स को फिट कर सके, ना कि सब में सेम चिपका दिया कि ये रूल है और यही सब में लगा दिया। बट वो रीजनिंग करेंगे कि अगर प्लूरल की बात हो रही है तो उस हिसाब से वो वर्ब लगाएं, अगर सिंगुलर की बात हो रही है तो उस हिसाब से वर्ब लगाएं। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ रीजनिंग का। एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन, और सही से ऑब्जर्व करे सेंटेंसेस को कि कहाँ पर क्या लिखना चाहिए। टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू एसिमिलेट द करेक्ट पैटर्न्स ऑफ द लैंग्वेज, तो बच्चे करेक्ट पैटर्न्स को समझ पाएं, ये भी हमारा एक एम रहेगा। टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड टूवर्ड्स लैंग्वेज, और लैंग्वेज के प्रति वो एक साइंटिफिक एटीट्यूड रखें, ना कि ये समझें कि इसमें तो सिर्फ हमें रट्टा ही लगाना है, उनका एटीट्यूड साइंटिफिक होना चाहिए। टू डेवलप टेस्ट फॉर क्रिएटिविटी, और उनकी क्रिएटिविटी भी बनी रहे लैंग्वेज को सीखते टाइम। इंपॉर्टेंस रेलेवेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर आर, तो क्या इंपॉर्टेंस है इंग्लिश ग्रामर को टीच करने की। लैंग्वेज इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये हमको पता है कि लैंग्वेज का जो सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। इट हैज़ लॉजिक इन द फॉर्म ऑफ ग्रामर, और लॉजिक किस फॉर्म में होता है लैंग्वेज के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टार लगा लीजिए। तो जो लैंग्वेज के अंदर जो लॉजिक है वो क्या होती है, उसकी ग्रामर ही उसका लॉजिक होती है, कि कहाँ पर हमें सेंटेंसेस को प्लूरल लिखना है, कहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगी, कहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आएगा। तो ये लॉजिक जो है लैंग्वेज का वो होती है उसकी ग्रामर। इम्पैक्ट ऑफ ग्रामर ऑन ऑल लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स इज प्रोमिनेंट, और जो ग्रामर का इम्पैक्ट है हर स्किल पर वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनहेंस्ड कम्युनिकेशन स्किल्स कॉल फॉर अ हायर डिग्री ऑफ ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, और हमें अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को, हमारी बातचीत को और ज़्यादा बढ़िया बनाना है तो हमें हमारे ग्रामर को भी उतना ही ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा, हमसे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेटिव प्रोफिशिएंसी इन्वॉल्व्स नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर एंड यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी टू कन्वे मीनिंग इन अ सोशली एक्सेप्टेबल वे। और अगर हमें हमारे प्रोफिशिएंसी चाहिए, अगर हमें कमांड चाहिए हमारे कम्युनिकेशन पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रामर सीखनी पड़ेगी, एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी यूज़ करनी पड़ेगी, बिल्कुल एप्रोप्रिएट वर्ड्स, बिल्कुल सही वर्ड्स हम यूज़ करें, और फिर हमारे मैसेज को हम कन्वे करें, तो हमारा जो मैसेज होगा वो सोशली एक्सेप्टेबल होगा, सभी लोग उस बात को समझ पाएंगे। देयरफॉर टीचिंग ग्रामर इज इम्पेरेटिव, इसलिए हम ग्रामर को पढ़ाना बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों को ग्रामर पढ़ाना। टीचिंग ग्रामर इज एसेंशियल इफ वी वांट टू प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, अगर हम बच्चों को मूर्त से अमूर्त की ओर सिखाना चाह रहे हैं, कि जो चीज़ें उन्हें दिख रही है वहाँ से लेकर के जो चीज़ें उन्हें दिखाई नहीं दे रही लेकिन उन्हें वो समझ सकते हैं अपनी आंखों के सामने बिना देखे, उसके लिए भी हमें उन्हें ग्रामर पढ़ानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर इज राइटिंग करेक्टली इज अनडिबेटेबल, और अगर हमें हमारी मैसेजेस को, हमारी बात को सही तरीके से लिखना है तो ग्रामर जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात में तो हम बिल्कुल भी मुकर नहीं सकते। राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली गिव्स एनीवन द अपीयरेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी, ग्रामर हेल्प्स इन मेकिंग एनीवन प्रोफिशिएंट इन दिस एरियाज। तो जब हम लिखेंगे हमारी बात को या फिर बोलेंगे तो हम, अगर हमें ग्रामर आ रही है ना, तो हम उस एरिया में बिल्कुल प्रोफिशिएंट माने जाएंगे। लेकिन हमें ग्रामर के स्ट्रक्चर्स का ही नहीं पता और फिर हम कुछ भी बोल रहे हैं तो हमें बिल्कुल अनाड़ी समझा जाएगा वहाँ पर। ग्रामर ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग मैनी मेंटल एबिलिटीज सच एज रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन एंड कंसंट्रेशन। तो ग्रामर हमें हेल्प करता है हमारी रीजनिंग को डेवलप करने में, हमारे देखने की क्षमता को और हमारी कंसंट्रेशन को। सजेशंस फॉर टीचिंग ग्रामर इफेक्टिवली आर, तो अब हम एक टीचर बन जाएंगे एचटेट क्लियर करने के बाद, तो हमें क्या क्या सजेशंस ध्यान में रखने चाहिए जब हम ग्रामर को पढ़ा रहे होंगे। द लेसन शुड बी प्लान्ड बिफोर हैंड, जब भी हम पढ़ाने जाएंगे तो हमारा लेसन पहले से ही प्लान्ड होना चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग शुड कीप इन माइंड द एज एंड जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लर्नर्स, और साथ में ही हम किस मेथड का यूज़ करेंगे उन्हें पढ़ाने के लिए, बच्चों की क्या एज है, क्या उनका स्टैंडर्ड है, क्या उनकी क्लास है, ये सब भी हम पहले से प्लान करके रखेंगे, उस हिसाब से हम लेसन प्लानिंग पहले ही करेंगे। द मटेरियल शुड बी टेकन फ्रॉम लर्नर्स टेक्स्ट बुक्स, और जो भी हम बच्चों को पढ़ाएंगे वो उनकी टेक्स्ट बुक का ही पढ़ाएंगे।
ये नहीं कि वो है बच्चा 6th क्लास में और हम उन्हें पढ़ा रहे हैं 8th 9th 10th की चीज़ें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सफिशिएंट प्रैक्टिस वर्क इज़ टू बी डन, और साथ में ही प्रॉपर प्रैक्टिस भी हमें बच्चों को करानी है। टीचर शुड बी अप्रोप्रिएट टीचिंग मटेरियल्स एड लाइक चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, पिक्चर्स, ग्राफ्स एक्सेट्रा। और टीचर को ये सारे टीचिंग मटेरियल्स जिससे वो अच्छे से बच्चों को समझा पाए वो यूज़ करने हैं। हम क्या क्या टीचिंग मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं? चार्ट्स हो गए, फ्लैश कार्ड्स हो गए, पिक्चर्स हो गई, ग्राफ्स हो गई, ये सब हमें बच्चों को दिखाना और फिर उन्हें पढ़ाना है। डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ हाउ ग्रामर इज टू बी यूज्ड इन कॉन्टेक्चुअल सिचुएशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवेल्युएशन। द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट शुड बी यूज्ड। तो डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना कि ग्रामर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे आम बोलचाल की भाषा में। और इवेल्युएशन के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट वो होते हैं जो हम एचटेट के एग्जाम में देखेंगे कि कोई एक सेंटेंस दिया होगा और 4 ऑप्शंस में से हमें चूज करना होगा, तो उनको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। उसके बाद में आता है मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले आते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड द डिडक्टिव मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड में हम 2 मेथड्स को देखेंगे। पहला है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड्स में हम 2 मेथड्स को देखेंगे, एक है डिडक्टिव मेथड और दूसरा है हमारा इंडक्टिव मेथड। तो यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि जो डिडक्टिव मेथड होता है उसका हम यूज करते हैं। तो डिडक्टिव मेथड में जब टीचर पढ़ा रहा होगा तो टीचर हमें पहले रूल बताएगा, उसके बाद में हमें एग्जाम्पल्स देंगे। वो जैसे नॉर्मल हमारे स्कूल में हमने देखा कि पहले हम रूल्स देखते हैं, उसके बाद में एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको समझते हैं। लेकिन जो इंडक्टिव मेथड है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। इंडक्टिव मेथड में पहले हमें एग्जाम्पल दिए जाते हैं और बाद में हम रूल्स बताते हैं बच्चों को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि अगर हम डिडक्टिव मेथड के अंदर बच्चों को नाउन पढ़ा रहे होंगे तो हम बच्चों को रूल बताएंगे पहले नाउन का, उसके बाद में उन्हें सेंटेंस के थ्रू एग्जाम्पल देंगे। बट जब हम इंडक्टिव मेथड के थ्रू ग्रामर पढ़ाएंगे बच्चों को तो हम उन्हें पहले एग्जाम्पल देंगे और बाद में उन्हें रूल बताएंगे। द ट्रेडिशनल मेथड, दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड द डिडक्टिव मेथड। तो डिडक्टिव मेथड का ही दूसरा नाम है ट्रेडिशनल मेथड। इन दिस मेथड ग्रामर इज टेकन एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एंड टॉट विद द हेल्प ऑफ अ ग्रामर बुक। और ग्रामर को हम एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, एक अलग से सब्जेक्ट लेकर चलेंगे और ग्रामर बुक की हेल्प के थ्रू हम पढ़ाएंगे डिडक्टिव मेथड में। द टीचर फर्स्ट टेल्स द रूल और डेफिनेशन। ये बात मैं आपको बता चुकी कि पहले रूल बताएंगे, देन गिव्स एग्जाम्पल्स और उसके बाद एग्जाम्पल बताएंगे, देन आस्क स्टूडेंट टू डू द गिवन एक्सरसाइजेस। और उसके बाद बच्चों को बोलेंगे कि अब जो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइजेस दी गई हैं आप वो सॉल्व कीजिए। द टीचर सेज अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, देन शी गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन। तो डिडक्टिव मेथड में क्या होगा कि टीचर बच्चे को डेफिनेशन बता देगा और फिर एग्जाम्पल्स बताएगा। द लर्नर्स आर सपोज टू मेमोराइज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। और लर्नर से ये सपोज किया जाएगा कि वो नाउन की डेफिनेशन याद कर लेंगे। दिस मेथड इज नॉट वेरी इफेक्टिव एज इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तो ये जो मेथड है ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है क्योंकि इसमें लर्निंग की बात की जा रही है कि बच्चा लर्न कर लेगा रूल्स को, यहाँ पर समझने की इतनी बात नहीं की जा रही है, इसलिए ये मेथड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया। स्टूडेंट फाइंड इट बोरिंग एंड डल। और स्टूडेंट्स को भी ये बहुत ज़्यादा बोरिंग और डल लगता है क्योंकि इसमें रोट लर्निंग की बात हो रही है। उसके बाद में हमारे पास सेकेंड मेथड आता है द इनफॉर्मल मेथड। दिस मेथड इम्प्लाइज टीचिंग ऑफ ग्रामर नॉट बाय रूल्स बट बाय यूसेज। तो इस मेथड के अंदर, इनफॉर्मल मेथड के अंदर हम ग्रामर पढ़ाएंगे कैसे? रूल्स का यूज ना ही करके बल्कि सेंटेंसेस का यूज करके, एग्जाम्पल्स का यूज करके। इसमें हम रूल्स की बात नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों को ग्रामर पढ़ाएंगे। थ्रू कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग वर्ड्स वाइल स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग ग्रामर कैन बी टॉट। तो यहाँ पर बात हुई है कि अगर हम रोज लगातार अपने लाइफ में प्रैक्टिस करें और बोलते, लिखते, सुनते, पढ़ते टाइम बहुत सारे वर्ड्स का यूज करें, सेंटेंसेस को पढ़ें, तो अपने आप हम ग्रामर सीख लेंगे। देयरफॉर लर्नड बाय स्टूडेंट्स, दिस इज डन व्हाइल टीचिंग ऑफ टेक्स्ट बुक और डिटेल ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक इज कैरिड ऑन। तो ये जो हमारा इनफॉर्मल मेथड है ये हम क्लासरूम में कैसे यूज कर सकते हैं? जब हम टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहे हैं तो जो सेंटेंसेस हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ कर बच्चे अपने आप ग्रामर्स को सीख सकते हैं इनफॉर्मल मेथड के अंदर। ग्रामेटिकल इम्प्लीकेशंस आर टॉट साइमल्टेनियसली। और रीडिंग के साथ साथ जब हम बुक्स को पढ़ा रहे हैं उसके साथ ही हम ग्रामेटिकल इम्प्लीकेशंस को साथ में ही समझा देंगे कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर यूज किया गया है। थ्रू दिस मेथड प्रैक्टिकल यूज ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स आर एलिसिटेटेड। तो इस
मेथड के थ्रू जो हमारे ग्रामर के रूल्स है वो हम उन्हें प्रैक्टिकली भी दिखा सकते हैं कि जहाँ पर हमने सेंटेंस पढ़ा टेक्स्ट बुक में से, बच्चों को साथ के साथ ग्रामर का रूल बता दिया और उनको प्रैक्टिकल भी उनको देकर बता दिया कि देखो यहाँ पर ऐसे यूज किया गया है इस सेंटेंस को। बट समटाइम्स दिस मेथड बिकम्स टाइम कंज्यूमिंग एंड मे डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स। लेकिन कभी कभी जो इनफॉर्मल मेथड है इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि पहले आप कोई स्टोरी बता रहे होते हो, फिर एकदम से सेंटेंस आ गया, फिर आप उसको समझाने लग गए उसके ग्रामर को, रूल को, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और कभी कभी आप अपने चैप्टर से ही भटक जाते हो, उस ग्रामर के रूल में इतना ज़्यादा खो जाते हो कि वो बच्चों को समझ नहीं आया, तो आप अपने चैप्टर से भटक गए, ग्रामर के रूल पर ही लगे रह गए, वो चैप्टर कंप्लीट हुआ ही नहीं। उसके बाद में थर्ड आता है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इंडक्टिव वो होता है जिसमें हम पहले एग्जाम्पल देंगे, बाद में बच्चों को रूल्स बताएंगे, और डिडक्टिव वो होता है जिसमें हम पहले रूल बताएंगे, बाद में एग्जाम्पल्स बताएंगे। थ्रू दिस मेथड स्टूडेंट्स themselves formulate rules with the help of examples। तो इंडक्टिव डिडक्टिव, अब इसमें दोनों का यूज किया जा रहा है ना, तो इस मेथड में क्या होगा कि स्टूडेंट्स अपने आप रूल्स को बनाएंगे एग्जाम्पल्स की हेल्प से। तो हम उन्हें बच्चों को एग्जाम्पल्स दे देंगे 3-4 सेंटेंसेस में, और हम उन्हें कहेंगे कि अब बताओ इनमें क्या सिमिलैरिटी है, आपको क्या रूल लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सम स्टेप्स ऑफ दिस मेथड्स आर एज फॉलोज। इंडक्टिव डिडक्टिव के अब इन्होंने मेथड बता दी कैसे हमें यूज करना है। स्टूडेंट्स आर गिवन सम एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर टाइप, ये बात मैंने आपको बता दी कि सेम टाइप के 3-4 एग्जांपल्स हम उन्हें देंगे। स्टूडेंट्स ट्राई टू फाइंड आउट सिमिलैरिटीज बाय एनालाइजिंग और ऑब्जर्विंग दीज एग्जांपल्स। जब एग्जांपल्स दे दिए तो उसके बाद में चिल्ड्रन उन्हें पढ़ेंगे और एनालाइज करेंगे कि उनके अंदर क्या सेम चीजें निकल कर आ रही हैं। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू ड्रॉ सम कंक्लूजन्स, फिर वो अपने कंक्लूजन्स को लिखेंगे। देन द टीचर विल गिव द रूल्स एंड गिव न्यू एग्जांपल्स एंड आस्क हर पीपल टू वेरीफाई द रूल्स। अब जब बच्चों को हमने एग्जांपल्स दे दिए, उन्होंने उन एग्जांपल्स को एनालाइज कर लिया, अपना कंक्लूजन निकाल लिया, अब वो टीचर उन्हें रूल बताएगी जो सही एक्चुअल रूल है, और उसके बाद में बच्चे चेक करेंगे कि क्या जो रूल का कंक्लूजन उन्होंने निकाला था वो मैच कर रहा है या नहीं। This method of teaching grammar proves very successful and advantageous as it becomes practical, real and scientific। तो ये जो टीचिंग ग्रामर का मेथड है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे खुद से भी कर सीख रहे हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, एनालाइज भी कर रहे हैं, और इससे उन्हें ग्रामर भी आ रही है और वो सही रूल भी समझ रहे हैं, वहाँ पर वो बोर नहीं हो रहे। तो ये रियल है, प्रैक्टिकल है और साइंटिफिक मेथड है, क्योंकि बच्चा इसमें एक्टिवली पार्ट ले रहा है। It follows all the maxims of teaching and pupils are not forced to cram the rule। और बच्चों को बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया जा रहा कि वो रूल्स को याद करें। This method also stimulates the power of thinking and reasoning। और बच्चों की थिंकिंग भी बढ़ रही है और रीजनिंग भी बढ़ रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनालाइज और ऑब्जर्व कर रहे हैं सेंटेंसेस को। Some shortcomings of this method are that it can be applied ओनली टू यंग लर्नर्स। तो ये जो मेथड है ये सिर्फ यंग लर्नर्स पे ही लागू होता है, क्योंकि अगर हम बड़े बच्चों को ग्रामर के रूल्स ऐसे तरीके से समझाने लग गए तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। मोर ओवर दिस मेथड इज नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ बिकॉज समटाइम्स स्टूडेंट्स आर अनेबल टू कोरिलेट एग्जाम्पल्स विद द टॉपिक। और साथ में ही ये जो मेथड है ये कभी कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे कभी कभी कोरिलेट नहीं कर पाते एग्जाम्पल्स के बीच में कि भाई क्या इनमें समानता रही है, वो कभी कभी नहीं उसको एनालाइज कर पाते, तो इसलिए भी इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक है। अब आता है इंसिडेंटल मेथड। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज कोरिलेशन और रेफरेंस मेथड ऑफ टीचिंग। तो रेफरेंस के थ्रू और चीज़ों को आपस में रिलेट करने के थ्रू इस मेथड को हम सीखेंगे। दिस मेथड हेल्प स्टूडेंट टू कोरिलेट ग्रामर विद अदर रिलेटेड लॉजिकल स्ट्रक्चर्स। तो ग्रामर को किसके जरिए हम रिलेट करेंगे? जो दूसरे लॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो हम उन्हें पढ़ाएंगे उसके थ्रू। स्टूडेंट गेन अ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। तो सेंटेंसेस में जब हम बच्चों को ग्रामर के रूल्स कराएंगे तो बच्चों को एक प्रैक्टिकल नॉलेज होगी कि हाँ कैसे सेंटेंसेस को जोड़ा गया है। सम डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड आर दैट इट इंटरफेयर्स विद नॉर्मल टीचिंग। लेकिन नॉर्मल टीचिंग में ये इंटरफेयर करते हैं। प्रोडक्टिव लर्निंग इज लेस। प्रोडक्टिव लर्निंग लेस होती है क्योंकि ज़्यादातर टाइम हमारा लॉजिक्स को बताने में ही चला जाता है अलग अलग स्ट्रक्चर्स में। एंड समटाइम्स क्रिएटिंग और फॉर्मिंग एन इंसिडेंट रिलेटेड टू अ टॉपिक में बी डिफिकल्ट फॉर द टीचर। और ऐसा इंसिडेंट क्लास में हैपन कराना जिसके थ्रू हम कोरिलेट कर सके ग्रामर को, वो पॉसिबल नहीं है क्लास के अंदर। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको नाउन पढ़ाना है तो आप बच्चों के नेम्स के थ्रू उनको कोरिलेट करके पढ़ा दो, लेकिन हर एक टॉपिक आप ग्रामर का बच्चों को ऐसे नहीं पढ़ा सकते। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर इन डेवलपमेंट ऑफ
इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर इन डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स आर, तो ग्रामर की इंपॉर्टेंस क्या है, स्किल्स को, हमारे बातचीत करने के स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप करने में ग्रामर क्यों कैसे हेल्पफुल होगा उसको देखते हैं। ग्रामर हेल्प इन लर्निंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, तो ग्रामर से हम क्या सीख सकते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन, वर्ड्स को कैसे सही तरीके से बोल सकते हैं वो हम ग्रामर के थ्रू सीख सकते हैं, जिससे हमारी स्पीकिंग अच्छी होगी। विद गुड ग्रामर स्पोकन और रिटन वर्ड्स गेन देयर मीनिंग एंड वैल्यू, तो अगर हमने सही ग्रामर के रूल्स यूज करें ना, तो जो बात हम बोल रहे हैं या फिर जो बात हम लिख रहे हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, सामने वाले को वो अच्छे से समझ आ जाएगी। नॉलेज ऑफ ग्रामर इंप्रूव स्किल ऑफ एक्सप्रेशन, और अगर आपको ग्रामर की अच्छी नॉलेज है तो आप जो बताना चाह रहे हैं, जो आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, उसकी स्किल्स भी आपकी बढ़ेगी। ग्रामर इज ऑल्सो हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग एक्यूरेसी, तो ग्रामर हेल्प करता है कि जो भी बात हम बोले वो हम बिल्कुल सही बोले, उसमें कोई गलती ना हो, तो एक्यूरेसी में भी हमारी ग्रामर हेल्प करती है। ग्रामर फ्रेम्स द माइंड टू हैबिट्स ऑफ ऑर्डर एंड क्लियरनेस एंड ऑल्सो टू लॉजिक एंड रिटोरिक, तो ग्रामर हमारे माइंड में हैबिट को भी फॉर्म करती है, ऑर्डर को भी करती है, क्लियरनेस भी होती है, हम कंफ्यूज नहीं होंगे अगर हमें रूल्स आ रहे हैं, तो लॉजिक भी हमें पता होगा। So grammar rules can help learners develop a habit of thinking logically and clearly, तो इसे हेल्प करेगा कि हमारे अंदर आदत बने कि हम सेंटेंसेस को, बातों को अच्छे से लॉजिकली और क्लियरली सोच पाएं। ग्रामर ऑल्सो हेल्प्स इन एक्वायरिंग फ्लुएंसी, अगर हमें ग्रामर के रूल्स का पता है तो हम कहीं पर अटकेंगे नहीं कि वॉज लगाना था या वर लगाना था, हैज़ आना था या हैव आना था, जो हमारे साथ होता है। लेकिन अगर हमें रूल्स पता है तो हम फ्लुएंटली बोल सकते हैं, हम कहीं पर अटकेंगे नहीं। इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज द पर्सन विल ऑल्सो लर्न हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्रेस द आइडियाज इन हिज माइंड विदाउट डिफिकल्टी, और हमें ग्रामर का तो पता ही है, अब हम इजीली ऑर्गेनाइज करके कि हमें क्या बताना है, क्या बोलना है, उस चीज़ को हमारे माइंड में हम सोचकर बिना किसी प्रॉब्लम के बता सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर इन डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल, अब राइटिंग स्किल में क्या इंपॉर्टेंस है ग्रामर की वो देखते हैं। द लर्नर लर्न टू राइट विद करेक्ट पंचुएशन, कहाँ पर कोमा, कहाँ पर फुल स्टॉप आएगी, ये सब हमें ग्रामर हेल्प करती है लिखते टाइम। करेक्ट लैंग्वेज एंड स्पेलिंग्स, और हमारी जो लैंग्वेज है, जो हमारी स्पेलिंग्स है, उसमें भी हेल्प करती है। विद द नॉलेज ऑफ ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेट्रा चाइल्ड डेवलप्स एंड इफेक्टिव राइटिंग स्टाइल, तो नॉलेज ऑफ ग्रामर, जब हमें ग्रामर की नॉलेज होगी तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह को अच्छे से समझ सकते हैं, जिससे हमारी जो राइटिंग स्टाइल होगी, जो हमारे लिखने का तरीका होगा, वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, हम हमारी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इमोशंस को, फ्रस्ट्रेशन को एक इम्प्रेसिव मैनर में हम लिख सकते हैं। वो सिर्फ तभी हो सकता है जब हमें ग्रामेटिकल रूल्स पता है, सिंटेक्स पता है, वोकैबुलरी पता है, सही वर्ड पता है हमारी फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए, तब भी हम अपनी बात को अच्छे से कह सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर रोल ऑफ ग्रामर, तो ये था हमारा 4th चैप्टर, और इसके बाद हमारा सिलेबस लगभग आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है, कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं हमारे सिलेबस में, और जल्दी से जल्दी आपको वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी, और एचटेट का पेपर आने से 1 हफ्ते पहले हम पूरा इंग्लिश का सिलेबस कवर कर लेंगे। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।